20 साल में भी कई हार्ट अटैक के पेशेंट डायग्नोज होते हैं और 25 साल में भी होते हैं, कुछ रेयर केसेस में और कम एज में भी डिटेक्ट होते हैं। पीसीओडी इज़ अ लाइफ लॉन्ग थिंग। वो आपका ठीक तभी होगा जब आपके अंडे खत्म हो जाएंगे। अपना 10% भी वेट थोड़ा कम करते हैं तो पीसीओडी में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज आप एक्सरसाइज करते रहो, डाइट करते रहो, लेकिन अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो भी आपका वेट कम नहीं होगा। कुछ लोगों का सोचना है कि हार्ट जो ऑर्गन होता है वो लेफ्ट साइड में बॉडी में होता है, अगर यहीं पे दर्द होगा तभी वो हार्ट अटैक होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज के संग आपके जॉइंट कहीं ना कहीं डैमेज होंगे, आपके बाल सफ़ेद होंगे, चेहरे पे झुर्रियाँ आएंगी, जॉइंट घिसेंगे, और ये एक एजिंग है, आपको इसको अडेप्ट करना है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। किसी भी क्षेत्र के किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए वहाँ की जनता का, वहाँ के लोगों का हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है जागरूकता। आमतौर पर देखा जाता है कि योजनाएं बन जाती हैं लेकिन लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुंच पाती है, जागरूकता नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में सेहत के जो सिपाही हैं, जो साथी हैं, वो किस तरह से धरातल पर भूमिका निभा रहे हैं, कैसे योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, और स्वास्थ्य संबंधी जो तमाम सवाल आप लोगों के भी रहे होंगे, उन्हीं पर चर्चा करने के लिए विकसित यूपी बैठक का ये अगला सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। और तमाम डॉक्टर्स हमारे बीच में मौजूद हैं, तो बिना देर किए सबसे पहले हम उन्हीं को मंच पर आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर मयंक जी, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर निर्देश जी, आप प्लीज़ स्टेज पर सर आइए और वो तमाम सवाल सेहत के साथ ही जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आखिर किस तरह से जागरूकता लगातार की जा रही है सरकारी योजनाओं की, और साथ ही इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी हमारी साथी गुरांशी। शुक्रिया शिवानी। और इस सेशन की शुरुआत करें उससे पहले यहाँ पर मौजूद जितने भी बच्चे, जितने भी लोग बैठे हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे ये जो त्रिमूर्ति हमने आपके सामने बिठाई है, ये आज आपके हज़ारों रुपए बचा सकती है। जो सवाल आप डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं, महंगी महंगी फीस देते हैं, आज देखिए हमने इनको यहाँ पर बिठा लिया है और आप इनसे सवाल बेझिझक पूछिएगा। बहुत काम का सेशन है आपका। सबसे पहले एक बार हम परिचय करा देते हैं। आप डॉक्टर मयंक बंसल जी हैं, ऑर्थोपेडिक हैं। आप डॉक्टर निर्देश जैन जी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और आप डॉक्टर प्रीति गुप्ता जी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहला सवाल मेरा जो रहेगा वो डॉक्टर निर्देश जी आपसे रहेगा। प्लीज़ हम चाहेंगे कि आप एक बार माइक ले लें जी। देखिए, सवाल बहुत सीधा सा है सर कि आज की डेट में अगर हम देखें तो यूथ हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, हार्ट अटैक सब में बहुत कॉमन हो चुका है। इसकी कोई उम्र नहीं रही है। पहले कहा जाता था कि इस उम्र के बाद हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पर आज कोई उम्र नहीं रही है। आपके हिसाब से इसका कारण क्या है और निवारण क्या है, दोनों बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा। पहले ये सोचता था कि हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बुढ़ापे में आती है, ये बिल्कुल नहीं है। हम लोग ना जो कम से कम उम्र में 20 साल में भी कई हार्ट अटैक के पेशेंट डायग्नोज होते हैं और 25 साल में भी होते हैं, कुछ रेयर केसेस में और कम एज में भी डिटेक्ट होते हैं। तो अब जो अगर इंडियन डाटा देखते हैं तो 25% जो पेशेंट्स होते हैं हार्ट अटैक के, उनकी उम्र 40 साल से कम होती है। जो एक हमारी युवा जनरेशन जो भारत के लिए योगदान करेगी, उसके हर एक उसमें जो हार्ट अटैक के बाद काफ़ी सारे जो पेशेंट्स होते हैं जो कोई काम करने लायक नहीं रहते हैं, या कुछ पेशेंट को मौका भी नहीं मिलता कि इलाज करने पाएँ, तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है हार्ट अटैक से ग्रसित हो रहा है। जिसकी बहुत अगर हम कहेंगे तो सबसे कॉमन कारण अगर है तो एक कोविड का भी बहुत बड़ा इफेक्ट इस पे रहा है। कोविड के बाद से जो शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ओबेसिटी है, यंग पेशेंट्स में एक बहुत बड़ा कारण है कि 90% पेशेंट में ये देखा है कि धूम्रपान का उपयोग उनमें पाया गया हुआ है, जिनको भी कम एज में हार्ट अटैक आया। तो इन सब कारणों के अलावा कुछ पेशेंट्स में जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है जो उनको अनडिटेक्टेड रहता है, या कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको पारिवारिक उनका अनुवांशिक रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जो उनको डायग्नोज नहीं होते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर हम निवारण की बात करते हैं तो जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमेशा किसी भी बीमारी के लिए प्रिवेंशन हमेशा बेटर रहता है क्योर से, तो जो भी रिस्क फैक्टर्स है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन, इनको कंट्रोल करना है। और जिन पेशेंट्स को एक स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी 21 साल से बड़े ज़्यादा एज में वो अपना एक बार कोलेस्ट्रॉल ज़रूर कराएं। अगर उनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है तो हर 5 साल पे एक बार उसको कराएं, ब्लड शुगर की जांच कराएं। तो ये जो चीज़ें हैं, प्रिवेंशन हमेशा बेटर रहेगा। बाकी खान पान की बात करते हैं अगर हम, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, लोग कोई आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, जिसकी वजह से उनको ओबेसिटी बढ़ती जाती है।
दूसरा एक तनाव बहुत हो गया है, तो लोगों की नींद कम आती है। तो ये सारे अगर कलेक्टिवली देखें तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको हमें कम करना है। तो मैं यही कहूँगा पेशेंट्स के लिए और जो अपने श्रोताओं के लिए कि अगर आपको हार्ट की बीमारी से बचना है तो आप अपने आप को जो है तनाव मुक्त रखें, जो यंग जनरेशन है, और जो धूम्रपान से दूर रखें और स्वस्थ भोजन लें, क्योंकि आहार से ही सारी बीमारियां जो है उत्पन्न होती है। जी मयंक जी, आपसे जो मेरा सवाल रहेगा, शायद यहाँ पर ज़्यादातर जो मौजूद लोग हैं उनके दिमाग में सवाल होगा, उनके जहन में सवाल होगा। हम ऑफिसेज में घंटों बिताते हैं और घंटों एक कुर्सी पर बैठकर बिताते हैं, जिसके चलते आज चाहे युवा हो चाहे बड़े एज के लोग हों, सबके शरीर में जॉइंट पेन की प्रॉब्लम जो है और साथ साथ बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप सीधे खड़े नहीं हो सकते, झुकने में तकलीफ होती है। इसका क्या कारण है? मतलब वही सेम क्वेश्चन है कि पहले ये सारी चीज़ें जो होती थी एक एज के बाद में होती थी, एक सर्टेन एज के बाद में होती थी, पर आज एज का कोई बैरियर नहीं रह गया इन सब चीज़ों के लिए। क्या कारण है और उसका क्योर क्या है? मैडम देखिए, ऐसा है, मेरे हिसाब से हम आजकल बीमारियों से नहीं लड़ रहे हैं, हम लाइफस्टाइल से लड़ रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल ख़राब हो गई है। इंडिया एक ट्रांजिशनल फेज में है इस समय। एक समय था जब लोग गाँव में रहते थे, मेहनत करते थे, साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे, अपना पानी भर के लाते थे, स्वस्थ रहते थे। हमें ये सब सुविधाएं, बेसिक चीज़ें, सुविधाएं मिल गई हैं। हमने वेस्टर्न का ये कल्चर उठा लिया, लेकिन हमने वेस्टर्न का एक्सरसाइज करने का, अपने लाइफ को शेड्यूल बनाने का कल्चर शायद नहीं उठा पाया है। इस कारण से ये सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं। और हमें जो वर्क करना है एज ए डॉक्टर, मेनली लोगों के लाइफस्टाइल पे वर्क करना। हमारे 75% प्रॉब्लम्स जो आज के हैं, जैसा निर्देश जी ने भी बताया, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जॉइंट्स पेन है जो भी, या एजिंग है, बैक पेन है, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल से कनेक्टेड होती हैं। अब अगर आपको मैं बताऊं, हमारा एक इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन होता है जो हर साल एक थीम देता है। तो पिछले साल की हमारी थीम थी सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग, मतलब बैठे रह के काम करना उतना ही डेंजरस है बोन्स के लिए जितना एक स्मोकिंग करना है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम ये काम कॉन्टीन्यूसली एक बैठ के ऑफिस कल्चर है, हम गलत ढंग से, गलत पोस्चर में बैठे हुए हैं, हम नहीं एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख रहे हैं, अपने वजन को संतुलित नहीं रख रहे हैं, अपने आहार को संतुलित नहीं रख रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। और इनसे बचाव के लिए हमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा पूरी सोसाइटी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रीटमेंट के साथ साथ एक एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन चाहिए हमें, जो बेसिक लेवल पे पहुँचे, लोगों का गांव-गांव जगह जगह तक पहुँचे, जो उन्हें बता सके कि नहीं, आपको स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल, अपना वज़न, अपनी दिनचर्या नियमित और नियंत्रित रखनी है। एक और क्वेश्चन जो आपने अभी निर्देश जी से पूछा था कि हार्ट अटैक, एक बहुत बड़ा रीज़न है कि शायद हमारी स्लीप पैटर्न ख़राब हो गए हैं, जो एक प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता। जो मैं भी काफ़ी कुछ जिम वगैरह करता रहता हूँ, तो मुझे पता है, हम कई बार जिम में बहुत यंग डेथ आजकल हो रहा है, बहुत कंसर्न है, एक स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेस डेफिनेटली बहुत बड़ा चीज़ है। तो ये सब चीज़ें मिला के पूरी एक लाइफस्टाइल है, और हम लोग सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल से लड़ रहे हैं। बीमारियों से तो अब बहुत हम लोग जीत चुके हैं, शायद काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकें, लेकिन लाइफस्टाइल क्योंकि लोगों से कनेक्टेड है, लोगों को समझना चाहिए, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल, ये लाइफस्टाइल बड़ा फैक्टर और शायद हर बीमारी में एक बड़ा रोल प्ले करता है। डॉक्टर प्रीति जी, अब आपका रुख करते हैं और आपसे जो सवाल है वो टीन एज से शुरू होता है। बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है पीसीओडी पीसीओएस, बहुत कॉमन, और इसको लेकर एक मिथ ये भी है कि पीसीओडी पीसीओएस को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। आप सुनिए, आप कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि ज़िंदगी भर की बीमारी है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर सारी कॉलेज की लड़कियाँ बैठी हैं, ये सब रिलेट कर सकते हैं कि पीसीओडी की प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्या बीमारी है, कारण क्या है और इसका क्योर क्या है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लोगों को यही नहीं पता है कि पीसीओडी एंड पीसीओएस आर द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज़ है। जब हम एमएस कर रहे थे तो पीसीओडी एक छोटा सा चैप्टर हुआ करता था बुक में, जिस पे शायद कोई ध्यान भी नहीं देता था। और जब अनमैरिड गर्ल्स आती थी, प्रोलॉन्ग, मतलब काफ़ी दिनों बाद पीरियड्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम उन्हें काउंसिल करके बस भेज देते थे कि कोई बात नहीं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और आज पीसीओडी पे बड़ी बड़ी बुक्स बन चुकी हैं, और फिर भी ये जो गुत्थी है वो अनसुलझी है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, वो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है, वो हम 4-5 डॉक्टर्स चेंज कर चुके हैं, हमारा पीसीओडी ठीक कैसे होगा, आप प्लीज़ हमारा पीसीओडी ठीक कर दीजिए। तो मेरा यही कहना होता है कि पीसीओडी इज़ अ लाइफ लॉन्ग थिंग। वो आपका ठीक तभी होगा जब आपके अंडे ख़त्म हो जाएंगे। बेसिक पैथोलॉजी क्या है कि इसमें बहुत सारे अंडे एक साथ बनते हैं,
तो अब जो हम पहले काउंसल करके भेज देते थे कि नहीं आप कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब हमें काउंसल करना पड़ता है कि नहीं आपको ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट क्यों लेना है? क्योंकि आजकल फीमेल सारी कैरियर ओरिएंटेड हो रही है, सब बहुत लेट मैरिजेस कर रहे हैं और मैरिज होने के बाद भी फैमिली प्लानिंग बहुत लेट करते हैं, इसीलिए ओवम फ्रीजिंग ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो अगर आप लेट प्लानिंग करोगे, पीसीओडी में जो नेचुरल साइकिल होती थी पहले 1-2 एग्स हर महीने टूटते हैं और पीरियड्स आते हैं, अब पीसीओडी में वही 30 से 40 अंडे टूट के अल्टीमेटली ओवेरियन रिजर्व उतना ही है। जब एक लड़की पैदा होती है तो वो लाखों के अमाउंट में होता है और वो हज़ारों में जाके फिर वो धीमे धीमे हर महीने एग्स टूटते जाते हैं और ख़त्म हो जाता है। तो सबसे बड़ी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड मेन थिंग जो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, लाइफस्टाइल। पीसीओडी भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है एंड यू वोंट इमेजिन, अगर आप अपना 10% भी वेट थोड़ा कम करते हैं तो पीसीओडी में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। क्योंकि जैसा कि मयंक ने भी कहा, डॉक्टर निदेश ने भी कहा कि हम लोग का खाना बहुत ख़राब हो गया है एंड वी ऑलवेज लिसन के 80% इज़ डाइट। हम लोग मैदा बहुत खाने लगे हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, होम कुक्ड फूड बहुत कम हो गया है। एक्सरसाइज, हमारा जॉब ऐसा हो गया है ज़्यादातर लोगों का कि बैठ के काम कर रहे हैं। पहले हम सब कुछ खुद से करते थे, अब हम सब कुछ सर्वेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। फ़ोन है, मतलब मल्टीमीडिया की दुनिया में अल्टीमेटली हमारी इनपुट ज़्यादा हो रहा है, आउटपुट कम हो रहा है। तो हम लोग ओबेसिटी के कारण PCOS अब इसका नाम हो गया है, जो कि पहले PCOD था। अब सिंड्रोम इसीलिए हो गया है क्योंकि इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। अब सिंड्रोम हो गया है क्योंकि इसमें सारे सिंड्रोम्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, मेल वाले हार्मोन्स बॉडी में बढ़ जाते हैं तो लड़कियों के बाल झड़ना, फिर हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होना, पिंपल्स आना, ओबेसिटी होना, पीरियड्स डिलेड होना और उसके कारण फिर फाइनली इनफर्टिलिटी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि एक लाइफ लॉन्ग चीज़ है, तो आप ये सोचना भूल जाइए कि कब ठीक होगा। उससे बेटर है आप अपनी लाइफस्टाइल बेटर करिए, आप अपना वेट कम करिए। लेकिन लीन पीसीओडी भी होते हैं पर 80 to 90% आर ओबीज, और ज़रा भी आप वेट कम करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम, जैसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज हमेशा रखनी है एंड स्लीप, जैसा मयंक ने कहा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बिकॉज आप एक्सरसाइज करते रहो, डाइट करते रहो, लेकिन अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो भी आपका वेट कम नहीं होगा। तो आप वेट कम करिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, एक एक सवाल आपसे और लेंगे, फिर स्टूडेंट्स की तरफ चलेंगे क्योंकि उनके सवाल भी बहुत हैं। निर्देश जी, आपसे मेरा एक सवाल ये रहेगा कि हार्ट अटैक आने से पहले कहते हैं कि कुछ सिग्नल्स होते हैं जो आपकी बॉडी आपको दे रही होती है, वो हम समझ नहीं पाते हैं, पर वो समझना कितना ज़रूरी है, वो सिग्नल्स क्या हैं, ताकि लोग समझें, हार्ट अटैक्स के लिए एक अवेयरनेस उनके मन में आ सके। देखिए, हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं, ये जिसको कई बार साइलेंट से लेके बहुत तेज़ चेस्ट पेन तक हो सकता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब, देखिए, हर आदमी को पता है अगर सीने में दर्द हो रहा है तो हार्ट अटैक की संभावना, लेकिन कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे सांस फूलना या हल्का हल्का दर्द या गैस की तरह जलन होना, हल्का जबड़े में दर्द होना या कंधे में दर्द होना। तो हम कहते हैं, देसी भाषा में कहते हैं कि जो हार्ट का पेन है वो आपके कान से लेके अम्बलाइकस के बीच में कहीं भी हो सकता है, दाएं बाएं आगे पीछे। क्योंकि कुछ लोगों का सोच रहा है कि हार्ट जो ऑर्गन होता है वो लेफ्ट साइड में बॉडी में होता है, अगर यहीं पे दर्द होगा तभी वो हार्ट अटैक होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो हार्ट में जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स रहते हैं, उनमें 50% पेशेंट में पेन होता ही नहीं है। तो उनको हल्का फुल्का जलन हुआ या वॉमिटिंग हुआ, हिक्कप्स आए, तो इस तरह के सिम्टम्स भी रहते हैं जो एक गैस की तरफ इंडिकेशन देते हैं और पेशेंट मिसगाइड हो जाते हैं। हार्ट अटैक में अगर ट्रीटमेंट टाइमली मिलता है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो हमेशा हम कहते हैं किसी भी चेस्ट पेन को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। कोई भी आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो आप एटलीस्ट एक फिजिशियन के पास जाएं और एक ECG अवश्य कराएं, क्योंकि एज सुन एज द डायग्नोसिस इज मेड और ट्रीटमेंट आपको मिलता है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हार्ट की जो बीमारियां हैं उनमें अगर टाइमली ट्रीटमेंट होता है तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स जो होते हैं हार्ट पे कम होते हैं और पेशेंट को जो जीवन जो एक नॉर्मल सामान्य आदमी की तरह रहता है। तो जो एक हार्ट अटैक में पीरियड में होता है विंडो पीरियड का मतलब ये होता है जो गोल्डन आवर्स की अगर 3 घंटे तक अगर हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो वो डैमेज होने लगती है। तो कोई भी अगर हार्ट अटैक का पेशेंट अगर शुरुआत 3-4 घंटे में डायग्नोज हो जाता है और उसके बाद उसकी जो है जो ब्लॉकेज है
जो आर्टरी जो 100% ब्लॉकेज हो गई हैं, या तो इंजेक्शन के माध्यम से या स्टेंटिंग के माध्यम से खोल दी जाती हैं, और जो रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से चालू कर दिया जाता है, तो हार्ट की मांसपेशियाँ डैमेज नहीं होती है, तो पेशेंट जो है अपना नॉर्मल की तरह उसकी लाइफ रहेगी, आगे नॉर्मल काम कर पाएगा। तो हार्ट अटैक के पेशेंट में टाइम इज़ कार्डियक मसल, तो आपको समय बचाना है। कहा गया है कि एक एक मिनट जैसे जैसे पास होते जाता है, पेशेंट के लिए मृत्यु दर और मॉर्बिडिटी इंक्रीज होती रहती है। तो कोई भी सिम्टम्स अगर आपको इसको कान के बीच से अम्बलाइकस के बीच में आ रहा है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें, ईसीजी अवश्य कराएं। अब ऐसा होता है कि पेशेंट को रात में दिक्कत है, अब सोचेगा वो सुबह कराएं, तो जब तक सुबह तक काफ़ी लेट हो जाता है। जब लेट हो जाता है, हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती है। तो अगर रात में भी दिक्कत हुई तो रात में भी आप इमरजेंसी पे जहाँ पे सुविधा हो फिजिशियन को दिखाएं, ईसीजी कराएं। दैट्स इट। देखिए, ये कुछ सिम्टम्स थे जो शायद मुझे भी नहीं पता थे, जो आपने बताए। हमारे हिसाब से भी यही होता था कि अगर हार्ट में लेफ्ट साइड पे दर्द उठा मतलब आपको हार्ट अटैक आ सकता है, पर ये नए सिम्टम्स थे। डॉक्टर मयंक जी, जॉइंट पेन जो होता है उसको अक्सर लोग ना नॉर्मल एजिंग समझ लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। आपके हिसाब से कब हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है? क्योंकि जॉइंट पेन जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जब बढ़ने लग जाता है तो वो असहनीय दर्द में तब्दील हो जाता है। तो नॉर्मल एजिंग ना समझकर कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपके हिसाब से? मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, बल्कि मैं कहता हूँ कि जॉइंट पेन या जॉइंट में जो घिसाव है वो एजिंग ही है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं अरे डॉक्टर साहब मुझे आर्थराइटिस हो गया। मैं कहता हूँ नहीं भाई, घबराइए नहीं, ये एजिंग है। एज के संग आपके जॉइंट कहीं ना कहीं डैमेज होंगे, आपके बाल सफ़ेद होंगे, चेहरे पे झुर्रियाँ आएंगी, जॉइंट घिसेंगे, और ये एक एजिंग है। आपको इसको अडेप्ट करना है, आपको इसके संग अपनी लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या चेंज करनी है, एक प्रॉपर प्रिकॉशन लेनी कि हम अपने जॉइंट्स को हेल्दी रख सकें। यस, एक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है ताकि हम समझ पाएँ कि हमारा जॉइंट डैमेज जो है वो बियॉन्ड रिपेयर तो नहीं चला गया है, और अगर जा रहा है तो उसके पहले हम उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशन ले सकें। तो इसके लिए ज़रूरी कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें, उनसे कंसल्ट कर लें। लेकिन शुरुआती दौर में डेफिनेटली इट इज़ योर लाइफस्टाइल, योर वेट, योर एक्सरसाइज शेड्यूल जो आपको बहुत कुछ मैटर करता है। तो जॉइंट पेन के लिए घबराइए नहीं, जॉइंट पेन आर्थराइटिस से घबराइए नहीं। ये नहीं सोचे कि आर्थराइटिस हो गया तो मेरे जॉइंट खराब हो गए। आर्थराइटिस हर किसी को होना है, आपको, मुझे, सबको, और बल्कि हम लोगों को हो भी चुका है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे ही आपने जो बैक पेन के लिए बोला, और बैक पेन में भी कहीं ना कहीं बैक में भी घिसाव होता है। ये हमारी एजिंग प्रोसेस है जो होने ही वाली हैं, इनको हम बेटर कर सकते हैं। कोई, जैसे मैडम ने बोला कि हम उनको ख़त्म नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को, हम कर रहे हैं इनको हमें मैनेज करना है, बिकॉज दिस इज लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ। चलिए प्रीति जी, आपसे सवाल लेंगे, फिर हम स्टूडेंट्स की तरफ में चलेंगे। पीरियड्स की अगर हम बात करें, फीमेल में पीरियड्स में हैवी फ्लो बहुत कॉमन है, पेन बहुत कॉमन है, लेकिन कई बार यही चीज़ें जो हम इग्नोर करते हैं ये हमें आगे दिक्कत कर सकती हैं। तो आपके हिसाब से पीरियड्स में, जब पीरियड्स का इरेगुलर होना, उसमें पेन ज़्यादा होना या फिर हैवी ब्लीडिंग होना, कब डॉक्टर के पास जाने का एक साइन होता है? एक ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है हमारे सारे लोगों में कि एक तो अभी हम एडोलसेंट्स पे बाद में आएंगे, जिनकी एज ज़्यादा हो रही है, वो लोग कई बार घर में इतनी बीमारी बढ़ा लेते हैं, पीरियड्स ख़त्म हो रहे हैं इसलिए हमारे को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, वो ये सोच के घर बैठे रहते हैं कि अभी तो पीरियड्स ख़त्म होने हैं, बट इट इज़ अ डेंजर साइन। कभी भी पीरियड्स की मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, कभी भी आपके पीरियड्स जब ख़त्म हो रहे हैं, आपको पीरियड्स जल्दी आना या ज़्यादा आना इज़ नॉट नॉर्मल एट ऑल। ये हमेशा खतरे की निशानी है, आपको डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। कम आए देर से आए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और आजकल एडोलेसेंट में भी इतनी ज़्यादा बीमारियां होती जा रही हैं जो नई नई, जैसे मैंने कहा PCOS अभी पूरी बुक्स बन गई हैं, ऐसे ही एक एंडोमेट्रियोसिस है जो कि इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा बच्चों को, मतलब टीनेजर्स को पीरियड्स में पेन होता है, जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो कभी भी ज़्यादा ब्लीडिंग और पेन होना को नॉर्मल बिल्कुल भी मत मानिए, हमेशा जाके एक डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए। एटलीस्ट इट शुड बी रूल्ड आउट कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके अंदर कोई सिस्ट तो नहीं बन रही है, आपके अंदर कोई फाइब्रॉइड तो नहीं बन रहा है, आपको एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आई थिंक हम तीनों की तरफ से होगा कि एक तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस जो कि हमारे इंडिया में बिल्कुल नहीं होती हैं, वो हमेशा करवाते रहना चाहिए, एंड स्पेशली आफ्टर अ स्पेसिफिक एज, बिकॉज मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके हम जब रूटीन जांचें कराते हैं, दे आर बहुत ही सीवियर वाले डायबिटिक,
बट दे वोंट एग्री कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप तो पहली बार आपकी मशीन गड़बड़ होगी, लैब गड़बड़ होगी, शुगर कैसे ज़्यादा आ गई, पॉसिबल ही नहीं है, हस्बैंड्स कहते हैं। एंड देन हम फिर से कराते हैं, आपको जहाँ जाके कराना आप करा लो, बट प्लीज़ एंड ये मत सोचो अच्छा हमें डायबिटीज़ हो गई तो हम दवाई खा के फिर हम ठीक हो जाएंगे तो हम बंद कर देंगे। इट्स लाइक जैसे आप जीने के लिए खाना खाते हैं वैसे आपको डायबिटीज़, थायराइड, PCOD कुछ भी प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, तो आपको जो मेडिकेशन दिए जा रहा है यू हैव टू कंटिन्यू। एंड आपके दिमाग में हमारी थायराइड ठीक हो गई थी इसलिए हमने दवाई बंद कर दी, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। इट इज़ लाइक दिस कि आपकी इस थायराइड की टैबलेट पे आपकी थायराइड का हार्मोन मेंटेन्ड है तो आपको वो लाइफ लॉन्ग खाना है। तो बस मेनली ये है कि आप अपने आप को रूटीनली चेकअप कराते रहिए। अगर आपका सब कुछ नॉर्मल आता है तो आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में भी करा सकते हैं। और अगर पीरियड्स की कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, गेट अ बेसिक स्कैन डन, अगर हार्मोन्स की ज़रूरत है तो वो, और एक बेसिक रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कि कोई प्रॉब्लम आगे है तो नहीं, जिससे कि हम सारे बीमारियों को प्रिवेंट कर सकें और हम अपनी लाइफ कंफर्टेबल जी सकें बजाय इन सब चीज़ों के। देखिए, इन तीनों से बात करके एक चीज़ तो हमें समझ में आई कि किसी भी छोटे से छोटे साइन को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। अब हम यहाँ पर बाकी लोगों का रुख करेंगे। आपके कुछ सवाल हो, हमारे सामने तीनों डॉक्टर्स बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं। अपना नाम बताइए, अपना सवाल पूछिए। Good afternoon, everyone. Firstly, I would like to introduce myself. I am Gatha Kashyap from Bundelkhand University, a student of mass communication and journalism. So, my question is, जब फिज़िकल इलनेस के साथ मेंटल हेल्थ अभी भी सेकेंडरी ट्रीट की जाती है और स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या हम इन कंडीशंस को जेन्युइनली ट्रीट कर रहे हैं या उन्हें नॉर्मल लाइफ का हिस्सा मानकर नॉर्मलाइज ट्रीट कर रहे हैं? निर्देश जी। हम अपनी OPD में मतलब डेली कई सारे एटलीस्ट 10% पेशेंट, पर्टिकुलरली दो यंग फीमेल्स जो आती हैं जिनके नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं, एंड दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम देयर एग्ज़ाम्स या तो आने वाले होते हैं या फिर किसी नीट की या इंजीनियरिंग की या किसी तरह की वो तैयारियां करती हैं। तो जब उनको कई सारे आज के समय में जितना कंपटीशन हो गया है और उनको कंपटीशन के लिए जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे हैंडल करना है, ये आजकल हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं कि किस तरह से कोई जब मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है तो हमें उसको कैसे टाइम निकालना है, कैसे अपना स्लीप पैटर्न ठीक रखना है, कैसे थोड़ा बहुत टाइम आपको एक्सरसाइज के लिए निकालना है। तो ये जो यंग जनरेशन है, डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सामने देखने को मिल रही। तो पर डे हमारे 10% पेशेंट जो होते हैं वो उसी तरह होते हैं कि हमें यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ सांस फूल रही है, और समटाइम्स ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बुक में लिखे नहीं रहते हों कि जिनको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि मेडिकल साइंस में हर एक चीज़ का एक कारण होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें क्या एक रूटीन हमेशा इन्वेस्टिगेशन कराना है। ऐसा नहीं कि हम कोई चीज़ मिस कर रहे हो कि हमने कह दिया नहीं ये आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये मानसिक प्रॉब्लम है, तो पहले आप एक रूल आउट करा लेते हैं कि कोई आपको फिजिकल इलनेस तो नहीं है। अगर फिजिकल इलनेस नहीं है तो फिर आपको एज ए फिजिशियन और जिसके पास भी आते हैं, एक आपको ऐसी यंग जनरेशन को टाइम दे के उनको काउंसिल करना है और उनको इंश्योर करना है कि यू आर फिजिकली नॉट इल। और ये जो आपके साथ जो मेंटल प्रॉब्लम हो रही है सबके साथ आती है, तो आपको मजबूत बनना है, उसको आपको हैंडल करना है, तभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा आपका। चलिए, और कोई सवाल किसी के? जी सर। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम व्यास बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरा डॉक्टर निर्देश जैन जी से एक सवाल है। सर, हम लोगों ने डिफरेंट एज ग्रुप्स की बात कर ली, हम लोगों ने सिम्टम्स की बात की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ प्री टेस्ट अवेलेबल है हमारे हार्ट हेल्थ जानने की, विशेषकर कि मतलब अगर वो टेस्ट करा के उनकी रिपोर्ट्स का एनालिसिस करके हम रखें तो शायद हमको सिम्टम्स का वेट ही ना करना पड़े और आप हमको बता पाएँ कि मतलब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस डिजीज़ सो वी कैन क्योर इट बिफोर इट बिकम्स डेंजरस फॉर अस। सर, मैं आपको और इस चीज़ के लिए बधाई देना चाहता हूं सर कि आप झांसी में बुंदेलखंड सुपर स्पेशलिटी जैसा अस्पताल चला रहे हैं। हज़ारों परिवार से अपना जीवन दान दिया है आप लोगों ने। मेरे खुद के फादर इन लॉ का ऑपरेशन आपके हॉस्पिटल में हुआ और आज भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं। तो इसके लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आपको सर। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड ऑफ अप्रिशिएशंस। जो भी पेशेंट 21 साल की एज क्रॉस कर रहे हैं या नॉर्मल इंडिविजुअल्स, तो एक लिपिड प्रोफाइल जो होती है, कोलेस्ट्रॉल जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल आप मेज़र कराएं, एक बार अपना ब्लड शुगर कराएं और एक बार अपना ब्लड प्रेशर मेज़र कराएं।
अगर ये 3 टेस्ट अगर आपके ठीक आते हैं तो फिर इसको आप आफ्टर 5 इयर्स आप इसको फिर आप लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं। बाकी ब्लड शुगर आपको साल में 1-2 बार आपको चेक कराना चाहिए। जिनके पेरेंट की हिस्ट्री है कि आपके पेरेंट्स हाइपरटेंसिव है या पेरेंट्स को कम एज में हार्ट अटैक आया है। कम एज का मतलब होता है अगर आपके मेल पेरेंट को 45 की एज से कम हार्ट अटैक आया है या सडन कार्डिक डिमाइस हो गया, या आपके सिबलिंग्स को भाई बहन को किसी को हार्ट अटैक आया है 45 एज की कम से, तो आप एक अपना रूटीन आप एक हाई रिस्क पे हैं। तो आपको जो और टेस्ट होते हैं ECG है, एको है, TMT, ये भी आपको हर साल 2 साल में कराना चाहिए। और कभी भी थोड़े बहुत भी लक्षण आते हैं तो इमीडिएटली आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें। जो नॉर्मल इंडिविजुअल हैं वो अपना ये टेस्ट इनको जनरली आवश्यकता नहीं होती। अगर आपका ब्लड शुगर है और कोलेस्ट्रॉल ठीक लेवल पे है और आप फिजिकली एक्टिव हैं तो इनकी रूटीन इनकी आवश्यकता नहीं होती। हाँ, आफ्टर 40 इयर्स आपको एक बार जो रूटीन टेस्ट हैं ECG है, एको है, TMT है, ये आपको साल 2 साल में कराते रहना चाहिए। तो इससे आपको एक मेजर जो रिस्क फैक्टर्स जो हमने बताए हैं आपको, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इनको आप कंट्रोल में रखते हैं। एक कहते हैं कि अगर अपने आप नंबर्स मतलब ब्लड शुगर आपका जो है HbA1c लेवल 7 से कम रहता है, ब्लड प्रेशर आपका 130/80 से कम रहता है, और आपका BMI मतलब होता है आपका वेट और अपॉन मीटर स्क्वायर में आपका जो हाइट है, तो जो एक अच्छा BMI कहते हैं कि 25 से कम हो, तो अगर आप अपने नंबर अचीव करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। चलिए, और कोई सवाल? मैं यहाँ पे बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। बिल्कुल। कि जो आजकल बहुत पढ़ते हैं कि यंग एज में अचानक से ऐसे हो गया, जिम का ट्रेनर था अचानक से ये हो गया, ये सब अचानक नहीं है। ये सब इसलिए है क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपके अंदर चल क्या रहा है। आपको एटलीस्ट एक बेसिक इको अपना, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा लिपिड प्रोफाइल, और ये सब बहुत आजकल बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स में अवेलेबल होते हैं लैब्स पे कि अगर 1500 में आपका पूरा बॉडी के सारे इन्वेस्टिगेशंस हो जाएंगे, तो वो अगर हम रूटीनली कराते रहेंगे तो शायद ये जो अचानक वाली चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होंगी। क्योंकि मैं मतलब ये है कि आप आंखें बंद कर लेंगे तो रात नहीं हो जाएगी। तो बस आपको थोड़ा सा अपने प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना Yes. और रेगुलर चेकअप्स कराना। Yes. चाहे कोई दिक्कत है या नहीं है, पर आपको बीच बीच में करा लेना चाहिए। बेसिक आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी कहाँ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई सवाल पूछ रहे एक चीज़ थे? मैं जी बताता बिल्कुल हूँ। सर। हम सभी लोग चेकअप के बारे में बात कर रहे हैं, बट आजकल एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आई कॉल इट स्कैम। सर, दिल्ली गए थे, कंप्लीट बॉडी चेकअप करा लिया, सब ठीक ये है, बहुत ज़्यादा है। तो इट प्लीज इज़ हाइपर। नहीं चाहिए। डोंट टेक इट दिस वे, इट इज अदर वे राउंड। यू शुड गो टू कंसल्टेंट, यस, पर्टिकुलर कंसल्टेंट, उनसे मिलिए, फिर वो जो टेस्ट बताते हैं उन टेस्ट को कराइए, ना कि हम दिल्ली जाके एक कंप्लीट चेकअप कराए, हम तो ठीक है सर। सो ये प्लीज गेट आउट। किसी भी चीज़ की अति और वो दोनों चीज़ें गड़बड़ होती हैं, तो बैलेंस लाइफ में रखना ही है। बिल्कुल। आप कोई सवाल पूछ रही थी? हेलो, मेरा नाम डॉक्टर राघवेंद्र दीक्षित है, पत्रकारिता विभाग का शिक्षक हूँ। सर, आपसे एक क्वेश्चन है कि एक राम किट के बारे में सोशल मीडिया में बहुत जोर शोर से दिखाया जाता है कि हर व्यक्ति को अपने पास डिस्प्रिन रखने चाहिए। किस किट के बारे में? आप एक बार थोड़ा माइक पास में करिए और फिर से सवाल पूछिए। राम किट के बारे में। तो राम किट में डिस्प्रिन, एटारवास्टेटिन, क्लोपिडोग्रिल और सॉर्बिटेट, ये कहते हैं आप अपने एड बॉक्स में रखिए। तो क्या वास्तव में ऐसा हमको अपने एड बॉक्स में रखना चाहिए हर व्यक्ति को, जिसको लगता हो कि हम उस घेरे में हैं कि जहाँ पे हार्ट अटैक की संभावना बन सकती है? आपका इसमें क्या कहना है? मैं इस बात पे पूरी तरह एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि ये कई बार जो चेस्ट पेन अगर आपको लगता है तो ऐसा नहीं कि कार्डिक के कारण हो, क्योंकि कोई भी चेस्ट पेन होता है तो कार्डिक रीजन उसमें 20% केसेस में ही निकलता है, 70-80% में नॉन कार्डिक केसेस में होता है। क्योंकि ये जो एस्पिरिन है और क्लोपिडोग्रिल है और एटोरवास्टेटिन है, अगर कई बार आपको जैसे कि स्टमक की प्रॉब्लम है या आपको कोली की पेन हुआ है, उसको भी आपने हार्ट अटैक की तरह समझ लिया, अब आपने ये चीज़ें खा ली हैं और सपोज़ आपकी तुरंत सर्जरी होनी है तो वो काफ़ी ब्लीडिंग होगी, तो आप इनको आप रख सकते हैं। अगर पहले से आप केसेस हैं, जैसे पहले से आपकी बीमारी पता है कि आप एक नॉन कार्डिक पेशेंट हैं और आपकी दवाएँ चल रही है और आप या फिर आपको कई सारे रिस्क फैक्टर हैं, तब उस केस में आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर पहली बार ही किसी को दिक्कत हुई है और कोई उसको रिस्क फैक्टर नहीं है, ना डायबिटीज़ है, ना हाइपरटेंशन है, ना कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो आप उसको देने पे कई बार नुकसान भी हो सकता है। ब्लीडिंग बहुत हमने देखी है, कई पेशेंट एकदम से ट्रेमेंडस ब्लीडिंग भी हुई है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप इस तरह की ना रखें। बहुत है कि एस्पिरिन डिस्प्रिन आप खा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है सेंट्रल चेस्ट पेन लग रहा है
तो डिस्प्रिन अकेले मैं एडवाइस करूँगा। ये जो किट है ये सब सारी मार्केटिंग है, इस पर बहुत एग्री मत करिए। मेरे हिसाब से तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। अगर आप प्राइवेट डॉक्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिकल कॉलेज जाइए, बट एटलीस्ट आप जाके पहले उनको दिखाइए, ना कि अपने आप किट खाइए। मतलब खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर के पास जाना है। ऑब्वियसली बात है, कोई डिग्री लेके पढ़ के प्रैक्टिस करके आ गया है तो आपको वहां पर जाना है, खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा सकते हो, हर जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यूज मत करें आप, कभी भी ओवर द काउंटर्स कुछ ना लें। ये हमारी इंडिया में इतनी आसानी से मिल जाती है, बाहर आपको एक भी मेडिसिन मिल ही नहीं सकती, आप कुछ भी कर लें। तो बिल्कुल जी, कोई सवाल? जी बताइए। गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज़ श्रुति प्रकाश फ्रॉम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल हार्ट अटैक्स और साइलेंट अटैक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखे हैं। हर दूसरे घर में ये अगर किसी की डेथ होती है सुनने को मिलता है कि हाँ हार्ट अटैक था, साइलेंट अटैक था। इसका मेन कॉज ये भी हो सकता है कि नॉर्मल पीपल इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें गैस्ट्रिक पेन और हार्ट अटैक का डिफरेंस नहीं पता होता। तो मैं जानना चाहूँगी क्या इसमें इसका डिफरेंस एक कॉमन पर्सन कैसे एनालाइज करेगा कि वो हार्ट अटैक है या गैस्ट्रिक पेन है? मेरा सवाल ये आपसे था निर्देश जी, और वो सवाल उन्होंने पूछ लिया क्योंकि मतलब बहुत कॉमन होता है गैस्ट्रिक पेन और हार्ट अटैक के पेन का एक साथ मिलना, एक जैसा दिखना। नहीं कर सकते, आप बताइए कैसे कैसे? तो साइलेंट इसीलिए है क्योंकि आपने अपना रूटीन जांचें नहीं कराई हैं। अगर आप अपनी रूटीन जांचें करा के रखेंगे आपको पता होगा कि आप उसके लिए वो हैं, फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। आई थिंक देखिए ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, ये आपके लिए नहीं, ये हमारे लिए भी बड़ा कभी कभार कन्फ्यूजिंग होता है कि पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, आपने इन्वेस्टिगेशन करा ली, पेन बहुत टिपिकल नहीं है। एक करेक्टरिस्टिक होता है चेस्ट पेन का जिसको हम कहते हैं कि हार्ट की तरफ बहुत फेवर करता है, कि कोई चेस्ट पेन हो रहा है उसको जब हम एक्सर्शन कर रहे हैं दैट गेट रिलीफ ऑन रेस्ट, और कम से कम चेस्ट पेन 10 मिनट का हो। एक हल्का हल्का 24 घंटे से लोग कहते हैं कंटिन्यूस पेन है, तो इट कैन नेवर बी हार्ट अटैक। तो पेन आपका एक क्रिसेंडो पैटर्न होता है कि थोड़ा सा बिल्डअप होगा, इट विल टेक सम टाइम, 10-15 मिनट रहेगा, एक चेस्ट हैवीनेस लगेगा। बाकी जैसा कि मैंने कहा सिम्टम्स ऑलवेज कन्फ्यूजिंग, ये आपके लिए भी होते हैं हमारे लिए भी होते हैं। तो इसलिए आप अपना ये मत सोचें कि कई पेशेंट इतने ज़्यादा वो रहते हैं कि एडमिट रहते हैं, उनको कहो कि हार्ट अटैक है, हो ही नहीं सकता डॉक्टर साहब, तो गैस का दर्द है। तो ये उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपने दिमाग से लगाएं, अगर कोई भी पेशेंट अगर 20 ईयर्स से ज़्यादा आपको लग रहा है चेस्ट पेन, ऑलवेज गेट एन ECG, डोंट वेस्ट टाइम। भाई ठीक है आपका ECG नॉर्मल आएगा, आप रूल आउट हो जाएगा, अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगा तो वो कराएंगे। तो अपने आप से इसको मत समझे ये गैस का पेन है या ये, बट जो एक पैटर्न मैंने बताया, क्योंकि पैटर्न यू विल ऑलवेज नॉट गेट द पैटर्न सेम पैटर्न। कुछ लोगों में करेक्टरिस्टिक होता है, आसान हो जाता है, बट जो भी ओल्ड एज वाले पेशेंट्स होते हैं, कल नाइट में मैंने एक पेशेंट के 5 बजे से डॉक्टर साहब गैस 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 में, रात को 2 बजे जाके मुझे एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। तो ये एक मेंटली रहता है कि नहीं मैं बहुत इमोर्टल हूँ, मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई नहीं है, मुझे भी दर्द होता है तो मैं भी तुरंत ECG कराता हूँ अपना, क्योंकि कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आपके भी मिस हो सकता है। बिल्कुल। एक सवाल कोई और भी उधर से था, जी बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान राय फ्रॉम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। मेरा सवाल बस इतना सा है कि आपने जैसे कहा कि छोटे से छोटे सिम्टम को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट आज के इस दौर पे हर एक चीज़ इतनी एक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल इंसान के लिए है ही नहीं, वो इंसान जा ही नहीं सकता। मैम ने बोला था, ऑलरेडी जवाब दिया जा चुका है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, वहाँ एटलीस्ट आपको पढ़े लिखे क्वालिफाइड डॉक्टर्स मिलेंगे विदाउट पेइंग जस्ट 1 रुपी और 10 रुपीज आई थिंक। यस मैम, बट कई लोगों का ये माइंडसेट सेट हो रखा है कि नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता बच्चे। डॉक्टर्स हम जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं वो ठीक है, प्राइवेट में लोग पैसा लेते हैं, गवर्नमेंट में उनको गवर्नमेंट देती है, पर हम लोग अपना 100% देते हैं। कोई भी डॉक्टर चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट का हो, वो अपना आपको पूरे ढंग से देखेगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरत है वो करेगा। अफोर्डेबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं है। बट मैम जैसे कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अगर आप प्राइवेट में गए वहीं पे आपको उन्होंने इंस्टेंट टेस्ट हुआ, आपको मिल गया कि हाँ ये प्रॉब्लम है। वही गवर्नमेंट में पहले वो कहते हैं कि आप 1 महीना दवाई खाइए, फिर आइए, फिर दोबारा टेस्ट होगा। इट्स नॉट लाइक बिकॉज डॉक्टर नोज, उसको पता होता है, वो डायग्नोज कर सकता है आपके सिम्टम्स से, आपकी चीज़ों से कि आपको कितनी प्रॉब्लम है। अगर उसको लगेगा कि आपको वाकई इतनी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल डिले नहीं किया जाएगा, और अगर लगेगा कि नहीं अभी हम दवाई से काम चला सकते हैं तभी मेडिसिन दी जाएंगी। बिकॉज हम लोगों ने देखा है कैंप्स में फीमेल्स आती है, लिपस्टिक लगाए हैं, सब कुछ करें, हर चीज़, हमारे पास वो गवर्नमेंट वहाँ जाने के लिए भी पैसे नहीं है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैडम जो आपने क्वेश्चन किया मैं आपका आंसर देता हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं हर रोज़ एक 100 to 150 पेशेंट्स देखता हूँ।
मुझे पता है कि किस पेशेंट को कितनी ज़रूरत है। अगर उसे ज़रूरत है तो डेफिनेटली उसका इलाज प्रॉपर किया जाएगा। कई बार पेशेंट इंसिस्ट करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में आके कि नहीं मेरा ये ट्रीटमेंट, ये इन्वेस्टिगेशन करा दो। दैट इज़ नॉट फेयर, बिकॉज जो पर्सन आपके पास बैठा हो, जो आपको ट्रीट कर रहा है, उसे पता है कि आपको इस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या नहीं है, आपके डिसीज़ के अकॉर्डिंगली, नॉट अकॉर्डिंग टू योर मेंटल रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल रिक्वायरमेंट। इफ़ इट इज़ ए फिजिकल एलिमेंट तो हमें पता होता है कि किसको ज़रूरत है। प्लीज़ बिल्कुल भी इस बात में नहीं रहिए कि गवर्नमेंट में इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया जाता, ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अननेसेसरी नहीं कराया जाता है और वो हर जगह पे है। बिल्कुल, देखिए इस सेशन से हमें ये समझ में आया कि सबसे पहली चीज़ खुद डॉक्टर नहीं बनना है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें रेगुलर चेकअप्स कराने बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी भी फील कर रहे हैं तो फिर भी जाइए, एक बार रेगुलर चेकअप करा के ज़रूर आइए। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का भी हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे डॉक्टर्स के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।